स्वागत है आप सभी कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के छात्रों का। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रयास पुस्तिका हमारा घर हमारा विद्यालय के प्रोजेक्ट कार्य 1 से लेकर प्रोजेक्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप देख सकते हैं आपको प्रोजेक्ट कार्य 1 है। प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर है, यदि हाँ तो कैसे, लिखिए। इसमें आपको उत्तर लिखना है नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। तो नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम, एक कॉलम बनाइएगा नदी का, दूसरा बनाइएगा शहर का। नदी में आपका आ जाएगा क्षिप्रा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, इसके सामने आपको लिखना है क्षिप्रा नदी किस शहर में है, तो उज्जैन। गंगा नदी में हरिद्वार लिख सकते हैं, यमुना नदी में आगरा, गोमती नदी में लखनऊ, नर्मदा में ओंकारेश्वर, होशंगाबाद और जबलपुर। ठीक है, इसके बाद शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा शहर नदियों के किनारे निम्न कारणों से बसे होंगे। जैसे कि इसका एक मुख्य कारण पानी उपलब्धता के लिए, दूसरा कृषि कार्य के लिए और तीसरा जल परिवहन, व्यवसाय, उपजाऊ भूमि आदि के लिए। इसके बाद आप डाल दीजिएगा दूसरा पॉइंट, प्रदूषण के कारण। तो उत्तर हाँ, नदियों के प्रदूषण का कारण भी शहर है। शहरों में उद्योग जहरीले रसायनों और प्रदूषकों से युक्त बहुत सारा कचरा पैदा करते हैं, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। तो ये आपके प्रोजेक्ट कार्य 1 का उत्तर हो गया। प्रोजेक्ट कार्य 2 का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ 5 एनिमल ऑब्जेक्ट एंड कलर देम। तो 5 जानवरों वस्तुओं के चित्र बनाने हैं व रंग भरने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, राइट देयर नेम एंड 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। तो उनके नाम व प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखो। तो आपको सबसे पहले खंड में एक चित्र बना देना है कुत्ते का, या फिर आप कर सकते हो। फिर पहले लाइन में नाम डालिएगा, नेम डॉग। फिर पहला सेंटेंस, डॉग इज अ पेट एनिमल। दूसरा सेंटेंस, इट इज़ वेरी क्लेवर एनिमल। तीसरा पॉइंट, इट रन वेरी फास्ट। ओके, इसके बाद आप एक घोड़े की फोटो चिपका सकते हैं या बना सकते हैं चित्र, नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद हॉर्सेस आर जेंटल डोमेस्टिक एनिमल्स, ये लिखना है पहला सेंटेंस। फिर इट रन्स वेरी फास्ट, दूसरा सेंटेंस। और तीसरा सेंटेंस, हॉर्सेस हैव 4 पावरफुल लेग्स। ओके, हॉर्सेस आर जेंटल डोमेस्टिक एनिमल का मतलब हॉर्स घोड़े जो हैं वह घरेलू पशु है। इट रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ते हैं। हॉर्सेस हैव 4 पावरफुल लेग्स मतलब घोड़े के पास 4 मजबूत पैर होते हैं। फिर अगला चित्र बनाना है पेन का, या फिर फोटो चिपका दीजिएगा, लिख दीजिएगा पेन। पहला पॉइंट, द पेन इज़ यूज्ड टू राइट ऑन पेपर, यानी कि पेन का इस्तेमाल पेपर में लिखने के लिए होता है। फिर इट इज़ ब्लैक इन कलर, तो यह रंग में काला होता है। इट इज़ प्राइस इज़ 50 रुपीज़, इसका प्राइस 50 रुपये है। इसके बाद हम एक और चित्र चिपकाएंगे जो कि बच्चे का होगा, नाम डाल दीजिएगा बच्चे का जो कि बुक पढ़ रहा है, तो बुक लिख देंगे। फिर आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि बुक्स बहुत ज़रूरी थिंग हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। वी मस्ट नीड बुक एवरी डे, मतलब हमें अनिवार्यतः हर दिन एक बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, फिर अगला चित्र एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में 2 लाइन लिख दीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है किसान के द्वारा लगाए जाने वाले अनाज के नामों की सूची बनाकर लिखें। सो मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स एनी 8। तो इसमें आप पहला लिख दीजिएगा नाम, पैडी यानी कि धान। फिर वीट गेहूँ, कॉर्न यानी कि मक्का, ग्राम यानी कि चना, माइलेट यानी कि बाजरा, राइस यानी कि चावला, बार्ली यानी कि जौ, ओट्स यानी कि जई। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो लिख सकते हैं आई एम स्टूडेंट, यानी कि मैं एक छात्र हूँ। आई स्टडी इन 8th क्लास, यानी कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। फिर आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, यानी कि मेरी फैमिली में 4 लोग रहते हैं। माय हॉबीज़ आर प्लेइंग रीडिंग, यानी कि मेरी हॉबीज़ हैं प्लेइंग यानी खेलना और पढ़ना। और माय नेम इज़, जो भी आपका नाम हो वो डाल दीजिएगा, यानी कि आपका नाम सोहन है, मोहन है, जो भी है। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपका प्रोजेक्ट कार्य 3 है कि सौ विद्यालय ग्राम नगरे आयोजित स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस वर्णन सब सदेशु संस्कृत निर्देशानुसारम कुरुत, यानी कि आपके गांव विद्यालय नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे का वर्णन अपने शब्दों में
संस्कृत में करना है। ठीक है, तो कदा आयोज्यते मतलब कब मनाया जाता है, इसमें उत्तर लिख देना है छात्रों। अस्माकं देशे 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य पंचदशे दिनांके स्वतंत्रतम अभवत, यानी कि हमारे देश में 1947 वर्ष में अगस्त मास की 15 तारीख को स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी। इसके बाद है किम विशिष्टम अस्ति, क्या विशेषता है, तो अयम हिम दिवसो भारते तिहेसरणन्ति महत्वपूर्णा तदस्यैव महत्वपूर्ण दिवसस्य स्मृतौ प्रतिवर्ष एतद्दिनं राष्ट्रपर्वे रूपेण सम्मान्यते, यानी कि ये सभी भारतवासी प्रतिदिन इस दिवस को महत्वपूर्ण दिन के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। फिर अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य चित्रम निर्माण कुरुत, यानी कि अपने राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार आप एक झंडे का चित्र बना लीजिएगा, आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 4। तो इसमें क्वेश्चन है, परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो वृत्ताकार यानी कि जो गोल हो, वृत्त के आकार की हो, वो सामग्री लेनी है। जैसे कि थाली हो जाएगी गोल, प्लेट हो जाएगी, साइकिल का पहिया, चूड़ी, बोतल की ढक्कन, घड़ी, है ना, इस प्रकार से। तो थाली लिखा है, इसकी परिधि आपको निकालनी है। तो 88 सेंटीमीटर आएगी। व्यास निकालना है, 28 सेंटीमीटर आएगा। परिधि के व्यास निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2πr का सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो थाली की होती है 88 सेंटीमीटर, हमने मान लिया। तो व्यास हो जाएगा 28 और फिर परिधि भागित व्यास, तो इन दोनों को आपको भाग करना है, 3.14 आएगा। इसी प्रकार से आपको प्लेट का निकालना है। तो परिधि 44, व्यास 14, भाग करेंगे तो ये उत्तर आएगा। फिर आप तीसरे में भी इस प्रकार लिखेंगे, चौथे चूड़ी में, 5वें में बोतल का ढक्कन डाल के इस प्रकार से, 6वें में परिधि, फिर व्यास, फिर दोनों का भाग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है। तो गाड़ी के पहिए एवं रिंग की परिधि सबसे अधिक है। ये आप उत्तर में देख सकते हैं, जो तालिका में लिखा है। जो गाड़ी का पहिया जो है उसकी सबसे अधिक है 176। ठीक है, किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है, तो ये भी गाड़ी का पहिए एवं रिंग का व्यास सबसे अधिक है। यहाँ पर रिंग का कम ही है, तो सबसे अधिक गाड़ी बस का है। तो आप लिख सकते हैं किसकी जगह गाड़ी के पहिए का व्यास सबसे अधिक है। और परिधि किससे सबसे अधिक है, तो इसमें लिख सकते हैं किसकी जगह गाड़ी के पहिए की, रिंग आप छोड़ सकते हैं। फिर बाली उत्तर 1, यानी कि उत्तर आपका एक ये है, और उत्तर 2 यानी कि ये है। इसके व्यास के मान का अनुपात कितना होगा, तो 176 अनुपात 56 यानी 3.14 होगा। चौथा क्वेश्चन, सभी 8 सामग्रियों की परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी का जब आप औसत निकालोगे 3.14 उत्तर आएगा। फिर वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है लिखिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और पाई का मान 22/7 या 3.14 माना जाता है, ये लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 5 है कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले आपको भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ के नाम, फिर दूसरे खंड में उपलब्ध पोषक तत्व यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ के नाम लिखना है। तो भोज्य पदार्थ में आपको पहला नाम लिखना है चावल, और जो हमें उससे मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट। अगला पदार्थ गेहूँ, इससे हमको प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। आलू से भी हमें केवल कार्बोहाइड्रेट, दूध से वसा और घी से वसा मिलता है। पालक लिखना, इसके सामने हमें मिलता है खनिज पदार्थ। सेब से भी खनिज पदार्थ। अंडे से मिलता है प्रोटीन और दाल से मिलता है प्रोटीन। मछली, तो इससे भी मिलता है प्रोटीन। क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं 6 जंतु स्रोत के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए या बनाइए। तो चित्र की फ़ोटो चिपका सकते हैं या चित्र बना सकते हैं। पादप स्रोत यानी कि जो पेड़ पौधे से हमें मिले, जंतु यानी कि जो गाय, बकरी, भैंस आदि से मिले। तो पादप से चना मिल जाएगा, चित्र बना सकते हैं। दूध मिल जाएगा जंतु से, है ना, गाय से मिलता है। सोयाबीन पादप से, मूंग पादप से, मटर, तुअर दाल, इस प्रकार आप चित्र बना दीजिएगा या फोटो चिपका दीजिएगा। जंतु से दूध, अंडा मिलता है, मांस मिलता है, मछली, पनीर और चिकन। ठीक है, और क्या मिलता है आप कमेंट कर सकते हैं।
आपके प्रोजेक्ट कार्य 6 का उत्तर देखने वाले हैं। 7 और 8 और 9 10 11 से लेकर 15 तक के सभी उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। तो पहली आ जाएगी आपकी कुर्सी, दूसरा डालिएगा मेज, तीसरा पलंग, चौथा दरवाजा, पांचवा अलमारी। निम्नलिखित में से चमकने वाली वस्तुओं का चयन करें। तो कांच का कटोरा और स्टील की चम्मच, ये आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद आप चाहो तो टिक भी कर सकते हैं ए और इसमें, ठीक है, इन दो में टिक कर दीजिएगा, काम खत्म। तीसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई वस्तुओं का उन सामग्रियों से मिलान करें जिनसे उन्हें बनाया है। याद रखें, एक वस्तु एक से अधिक सामग्री से बनाई जा सकती है। कई सामग्री का उपयोग कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो पुस्तक में आ जाएगा पेपर, टम्बलर में आ जाएगा ग्लास, कुर्सी में आ जाएगा लकड़ी की भी बनती है, प्लास्टिक की भी आती है, खिलौना भी लकड़ी का भी और प्लास्टिक का भी। जूते आ जाएंगे आपके चमड़े के, चमड़ा बस रहेगा इसमें, ठीक है, चमड़ा। और जूते आपके प्लास्टिक की भी होते हैं तो प्लास्टिक भी आ जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल खोजें, यानी कि जो असामान्य हो। तो कुर्सी, बिस्तर, मेज, अलमारी ये बनते हैं लकड़ी से, पर बच्चा नहीं बनता लकड़ी से, तो ये आपका अलग हो जाएगा। फिर बाकी सब फूल हैं पर नाव अलग है। फिर ये सब धातु हैं पर रेत नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये 6वें प्रोजेक्ट का उत्तर हो गया। देख लेते हैं प्रोजेक्ट का 7। यहाँ पर 2 चित्र, आपको चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। क्या आप भी अपने आसपास पत्तों की सहायता से यहाँ से आकृति बना सकते हैं? तो एक पत्ते से गणेश जी और एक पत्ते से मछली बनाई गई है और आपसे कहा गया है कि आप भी ऐसी आकृति बना सकते हो। आपको इस बात को बताना है। पहला क्वेश्चन है, आपने किस किस की आकृति बनाई उसके बारे में लिखिए। तो आप पत्ते से किस किस की आकृति बनाए हो अभी तक, ये किस किस की आकृति बना सकते हो, ये आप लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिख दिया है मोर, उल्लू, हाथी, तोता, चूहा, खरगोश, है ना। तो आप इनमें से 1-2 नाम भी डाल सकते हो जो भी आप अच्छे से बना सकते हो। जैसे कि पतंग बना सकते हैं आप अच्छे से, या फिर चिड़िया, है ना। तो 1-2 नाम लिख दीजिएगा आप जब बना पाओ। फिर इन आकृति बनाने में आपने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया। तो ज़्यादातर जो छात्रों का यूज़ होता है वो होता है बरगद के पेड़ का, है ना। इसमें लिखा नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। ज़्यादातर यूज़ होता है बरगद के पेड़ का, तो आप लिख दीजिएगा बरगद के। फिर पीपल का है, आम का है, केला है, नीम है, बेल है ना, नींबू है। इनका उपयोग किया जाता है आकृति बनाने में। इसके बाद पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं, खोजो और लिखो। तो देखो, पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, है ना। इसके बाद पेड़ हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, O2 देते हैं, हवा देते हैं। पेड़ पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित रखते हैं, है ना। जहाँ भी आप देखो, जहाँ भी पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ पर तापमान काफ़ी कम होता है, ठंडा रहता है ना। मतलब नमी रहती है, एकदम से ठंडा भी नहीं, नमी वाला क्षेत्र रहता है। पेड़ पृथ्वी पर वर्षा कराते हैं, सभी को पता है। और पेड़ पृथ्वी पर हरियाली बनाए रखते हैं। इन सभी प्रकार से शुद्ध रखते हैं पेड़ पर्यावरण को। फिर आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखो। तो देखो, कौन औषधि में उपयोग आने वाले पौधे लिखने हैं, छायादार पौधे लिखने हैं, जंगली पौधे के खंड में जंगली पौधे के नाम लिखने हैं, सजावट वाले पौधे के खंड में सजावट वाले पौधों के नाम लिखने हैं। तो औषधि का पौधा सभी को पता होगा, तुलसी है, एलोवेरा है, औषधि के रूप में हम उसे यूज़ करते हैं, चेहरे में लगाते हैं, तुलसी को खाते हैं, कई दवाइयाँ बनती हैं एलोवेरा तुलसी से। आंवला जो है, लहसुन, अदरक, हल्दी, नीम, ये सब आपके औषधि में आ जाएंगे। छायादार, जिसके नीचे आप बैठ के छाया ले सको, तो पीपल का वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष, आम का वृक्ष और जामुन का वृक्ष भी आ सकता है, पर जामुन की जगह आप बरगद का लिख दीजिएगा, क्योंकि जामुन के पेड़ की ये टहनियाँ कमज़ोर होती हैं, तो बरगद ज़्यादा सही रहेगा, बरगद, ठीक है। और फिर नीम का पेड़। इसके बाद जंगली पौधे कौन से हैं, तो बांस है, शंख वृक्ष है, कोकोश है, जीनस है, विक्टोरिया एमेजोनिका, ठीक है। फिर है सजावट वाले प्लांट, तो मनी प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया, नींबू घास हो गया, ड्रैगन ट्री, पाम और केवाच। इसके बाद है यहाँ पर आपका अंतिम क्वेश्चन, उनसे इसने वह वो जैसे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। आपने इस गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों को लिखा है उसे छांट कर लिखिए। तो मैं, तुम, आप और समय, मैंने, जो कुछ, क्या, यह सब सर्वनाम शब्द हैं, आप लिख दीजिएगा।
इसके बाद आप प्रोजेक्ट कार्य 8 देख सकते हैं, जहाँ पर है क्वेश्चन आपका हेयर इज अ लिस्ट ऑफ डू एंड डोंट्स, अरेंज देम इन द 2 कॉलम्स गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आपको निर्देश है कि नीचे दी गई करने योग्य व ना करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 10 सेंटेंस लिखे हैं, जिन्हें आपको करना है वो आपको डू यानी कि इस फर्स्ट वाले कॉलम में, और जिनको हमें नहीं करना चाहिए वो डोंट्स यानी कि सेकेंड वाले कॉलम में लिखना है। तो छात्रों यहाँ पर पहला है ब्रश योर टीथ ट्विस अ डे, यानी कि हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार धोना चाहिए। तो हाँ साफ़ करना चाहिए, तो ये आपका पहले नंबर के कॉलम में आ जाएगा। वाइट नेल्स यानी कि दांत को चबाना चाहिए, तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो ये 2 नंबर के कॉलम में आएगा। तीसरा है टेक बाथ एवरीडे, हमें हर दिन नहाना चाहिए, तो यह सही है, हमें पहले नंबर में लिखना है इसे पहले खंड में करने वाले। वॉश यूर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने के पहले और बाद हाथ धोना चाहिए, तो करना चाहिए, तो ये डू यानी कि फर्स्ट में आ जाएगा। फिर कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड, यानी कि पानी को और भोजन को बिना ढका हुआ रखना चाहिए, तो ये गलत है, तो ये दूसरे में आ जाएगा, हमें नहीं करना चाहिए। फिर स्प्लिट हेयर एंड देयर, तो ये स्प्लिट हेयर एंड देयर इसका ये जो 6 पॉइंट है आपका, ये कहाँ आएगा एक मिनट देख लेते हैं, डोंट्स में, इसे डोंट्स में लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार तो स्पिट का मतलब थूकना होता है, यहाँ वहाँ थूकना ये गलत है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखो 9th वाला यहाँ पर लिखना है हैव कट नेल्स एंड हेयर, हमें नाखून और बाल काटने चाहिए, क्लीन रूम एवरी डे, ये भी इसमें आ जाएगा। 7th और 8th वाला बाजू वाले सेकेंड कॉलम में आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन, पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम। तो आपको महान 4 पुरुषों के बारे में फ़ोटो चिपकानी है और उनके बारे में 4 पंक्तियां लिखनी हैं। तो सबसे पहले आप महात्मा गांधी जी की फ़ोटो चिपका दीजिएगा, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की। महात्मा गांधी की फ़ोटो में आप 4 सेंटेंस लिख दीजिएगा। पहला है महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन, ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, हिज फादर इज़ करमचंद गांधी, ही वाज इंडियन मैन। और जवाहरलाल नेहरू में ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज ऑन इंडियन फ्रीडम फाइटर। ओके, यहाँ पर ऑन नहीं है, EN है, एन। इसके बाद लिखना है ही वाज बोर्न ऑन द 14 नवंबर 1889 एंड ही हैड मैरिड कमला नेहरू। इसके बाद आपको सरदार वल्लभ भाई और APJ अब्दुल कलाम की फ़ोटो चिपका देनी है, और इस प्रकार से सेंटेंस देख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्ड 9 देख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है स्वपरिवारस्य वशिष्ठ जनान पृष्ठवा भारतीय माशानाम नमानि वशाराणाम नमानि तीतीनाम नमानि लिखते, यानी कि अपने परिवार के वरिष्ठ जनों से पूछकर भारतीय महीने वार एवं तिथियों के नाम लिखने हैं पट संस्कृत में। तो लिख दीजिएगा फर्स्ट चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इसके बाद वाषारण नाम यथा सोमवार, यानी कि 7 दिनों के नाम, तो इस प्रकार से आ जाएंगे। तिथि के नाम तो प्रथमा से लेके पंचदशी तक लिख दीजिएगा, और फिर चित्र को देख के बताना है कितने हैं। तो आम 1 है तो 1 एकम, 2 है तो 2 द्वि, 3 है तो त्रिणी, 4 है तो चतवारी, 5 है तो पंच, 6 है तो षट, 7 है तो सप्त, 8 है तो अष्ट, 9 है तो नव और 10 है तो 10 लिख देना है। 10वां क्वेश्चन है कि इन 3 भारतीय गणितज्ञों के संबंध में जानकारी एकत्रित कीजिए तथा तालिका को पूर्ण कीजिए। तो गणितज्ञ 3 हो जाएंगे भारतीय, जो कि हैं पहला आर्यभट्ट, फिर श्रीनिवास रामानुजन एंड शकुंतला देवी। ये तीनों ही महान गणितज्ञ रहे हैं भारत के। इनका आर्यभट्ट पाटलिपुत्र, श्रीनिवास रामानुजन तमिलनाडु और शकुंतला देवी बेंगलुरु कर्नाटका में हुई। गणित में योगदान क्या था, तो आर्यभट्ट पाटलिपुत्र में हुए, इनका गणित में योगदान था अंकगणित, खगोल विज्ञान, बीजगणित का वर्णन। रामानुजन का जो योगदान था वह था शोल्डर स्थिरांक, थीटा फलन का। और शकुंतला देवी का जो योगदान था वह था 1977 में 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज कलम के निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं हम इनमें से किसका जन्म रामानुजन के जी के जन्म से पहले हुआ, तो आर्यभट्ट आ जाएगा। फिर इसमें से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो इनमें से कोई नहीं। फिर आपके स्कूल में जिस गणितज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता है उसके विषय में 5 वाक्य।
तो श्रीनिवास रामानुजन जयंती, इनका जन्म 23 दिसंबर 1887 में हुआ। दूसरा पॉइंट, जन्म स्थान तमिलनाडु है। तीसरा पॉइंट, ये महान गणितज्ञ थे। चौथा पॉइंट, इन्होंने सोल्डरनर स्थिरांक एवं थीटा फलन का वर्णन किया, कृत्रिम थीटा फलन का वर्णन भी किया। ये आंसर रहेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्ड 11 है, आप देख सकते हैं। जंतु का नाम लिखना है। उसके बाद आवास कहाँ रहता है, क्या खाता है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, चलता है, फिरता है, तैरता है। तो गाय, खरगोश, कबूतर, सर्प, मनुष्य, बंदर, शेर, मछली, मगरमच्छ, गिद्ध, गिलहरी। आपको कुल 20 नाम लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप चिड़िया, कौवा, बकरी, हिरण, भालू, कछुआ, गिरगिट लिख सकते हैं। ठीक है। गाय रहती है वन में, घर में, है ना। तो आप एक नाम डाल दीजिएगा। हम डाल देते हैं वन। खरगोश बिल, कबूतर घोंसला, सर्प बिल। आप गाय का घर भी लिख सकते हैं, मनुष्य घर, बंदर वन, शेर वन, मछली पानी, मगरमच्छ पानी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आप देखिए, आपको आप भर देना है सेम टू सेम। जैसे कि गाय वन में रहती है, खाती क्या है, घास, तो ये हुई शाकाहारी। यदि मांस या अन्य जंतु को खाती तो मांसाहारी हो जाती, और चलती तो चलना हो जाएगा। इसी प्रकार से सर्प जो बिल में रहता है, चूहा ने खाता है, मेढक खाता है, तो ये मांसाहारी हो गया। और ये रेंगता है तो रेंगना आ जाएगा, मछली के में तैरना आ जाएगा। इस प्रकार से आपको खंड भर लेने हैं। सबसे पहले आप ये 10 खंड देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये आप आगे को देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन करें। तो श्वसन, पौधों में श्वसन पत्तियों द्वारा होता है, जंतुओं में श्वसन क्रिया नाक द्वारा, फेफड़ों से होती है। और फिर है श्वसन में पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, और फिर गति में आपको ये 2-2 कॉलम लिख देने हैं, जिसमें आपको उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया में देख सकते हैं पेड़ पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। जैसे कुछ पौधों में पुष्प दिन के समय खिलते हैं, तो कुछ पौधों में पुष्प रात्रि के समय खिलते हैं। और जंतुओं के उद्दीपन की प्रतिक्रिया पाई जाती हैं, जिसे हम जब नन्ही चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। गति में जंतु की अपेक्षा पेड़ पौधे में गति बहुत धीमी पाई जाती है, जिससे उनकी शाखाओं की गति की ओर तथा जड़ों की गति जमीन में नीचे की ओर। और जंतुओं में गति पेड़ पौधों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जैसे गाय भैंस का चलना। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्ड 12 देख सकते हैं आप, जिसमें है आपका मानचित्र। यहाँ पर दिए गए रेखा मानचित्र में आपको ये जो नाम दिए गए हैं इनको दर्शाना है। तो देखो, पहला नाम क्या है आपका, राष्ट्र, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो रेड वाली लाइन है ना, वो रेड वाली लाइन में ये है, इस वाले नाम को दिया गया है लाल वाली लाइन में, पिंक लाइन में। ठीक है। और जो ब्लू कलर की है वो ये बा खंड है, ब्लू यानी कि बा। ठीक है। ब्लू आने की बा और पिंक आने की आ। तो देखो, ब्लू में पहला है आपका राष्ट्रकूट, तो ये यहाँ पर लिख देना है आपको 1 नंबर डाल के राष्ट्रकूट। 2 में चोल राज्य, यहाँ पर 3 में चेर राज्य लिख सकते हैं, या फिर 3 डाल सकते हैं, और 4 चंदेल राज्य। अच्छा होगा आप नाम लिख दीजिए, नहीं तो आपको टीचर कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। फिर ये जो है पहला मान्यखेत यहाँ पर है, फिर दूसरा कन्नौज यहाँ पर है, तीसरा बनारस यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर, पाँचवा छठवां आपको दर्शा देना है। ओके। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्ड 13 देख सकते हैं कि मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनकी सूचना बनाइए। तो मेला नाम सुनते ही मिठाई, खेल का सामान, खिलौना, झूला, कपड़े, पोस्टर इत्यादि चीज़ें मन में आती हैं। फिर आपके गांव, शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। तो हमारे गाँव शहर के आसपास बड़ा महादेव, मठार देव, पचमढ़ी आदि मेले लगते हैं। ये मेले प्रत्येक वर्ष लगते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रत्येक वर्ष मेला जाते हैं, ये लिख दीजिएगा। तीसरा है आपके गांव, शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है। अपने माता पिता या किसी अन्य से पता कीजिए और लिखिए। तो आप लिख सकते हैं हमारे गांव, शहर के आसपास में मेला महाशिवरात्रि, होली, नागपंचमी, दीपावली आदि त्योहारों के अवसर पर लगाया जाता है। फिर आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं, तो लिख सकते हैं भाई बहन दोस्तों के साथ। फिर मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो ये देख सकते हैं। मेला जाते समय हमें साइड से चलना चाहिए। दूसरा तीसरा पॉइंट ये है आपके लिए।
फिर चित्र बनाइए देखे हुए मेले के आधार पर। तो थोड़ा कठिन सा है, आप गूगल में सर्च कीजिए तो आपको आसान सा चित्र मिल जाएगा, उसे बना सकते हो। इसमें आप 1-2 झूले लगा दीजिएगा, 1-2 दुकान लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर देखे हुए मेले के आधार पर वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं मिली सूची बनाइए। तो खाने में लिख सकते हैं जो सब्जी मिलती है, मटर, संतरा, चना, सिंघाड़ा, और जो भी आपने देखी खिलौने में गुब्बारे, गुड़िया, मोटर, रेलगाड़ी आदि लिख सकते हैं। और अन्य सामान जो है तो आप बर्तन, पूजा सामग्री, नारियल, कपड़े, ये सब जो चीज़ें मिलती हैं ये लिख दीजिएगा। इसके बाद मित्रों आप प्रोजेक्ट का 14 देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड एंड अराउंड योर हाउस। जो आपके घर में और आपके घर के आसपास पाई जाती हैं ऐसी 20 चीज़ों के नाम लिखना है। तो आपको इंग्लिश में लिख देना है डोर, रूम, टेबल, चेयर। हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर यदि आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, है ना। चेयर, टेम्पल, वेल, ट्री, रिवर, इसका क्या मतलब है हिंदी आपको बाजू में लिखा है। फिर ग्लास, आप सभी जानते हैं, कार, बस, वैग, कंप्यूटर, विंडो यानी खिड़की, काऊ, गाय, डॉग, कॉम्ब एंड कैंडल। ओके, इस प्रकार से रहेंगे। फिर क्लासीफाई द अबव लिस्टेड वर्ड्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ऊपर सूची में लिखी हुई शब्दों को निम्न श्रेणियों में अलग अलग कीजिए। जो घर के अंदर पाई जाएं यानी कि इनसाइड द हाउस, और आउटसाइड मतलब जो घर के बाहर पाई जाती हैं। तो घर के अंदर है दरवाज़ा, डोर, विंडो, रूम, टेबल, कॉम्ब, चेयर, फैन। कॉम्ब यानी कि कंघी होता है आपका। चेयर, फैन यानी चेयर आप जानते हैं, फैन है, बुक है, कंप्यूटर है ना। और घर के बाहर कार, बस, बैल यानी कि कुआं, ट्री, रिवर, टेम्पल, काऊ, डॉग, है ना, ये सब बाहर पाए जाते हैं। फिर ग्रो थ्रू द टेबल केयरफुली देन राइट कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जहाँ पर जॉब लिखी गई है, कौन कौन सी जॉब हैं और कौन सी जॉब में कौन व्यक्ति पोस्टेड है। जैसे कि टीचर स्टूडेंट में मिस्टर नगमा है, वर्क इन फील्ड में मिस्टर काशन्या है, सिंग सॉन्ग्स में अशोक हैं। इस प्रकार से लिखा गया है चार्ट के द्वारा। तो पूछा गया है, एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, मिस्टर नगमा टीच स्टूडेंट, सी इज़ अ टीचर। क्योंकि वो टीच करती हैं तो वो टीचर हैं, इस प्रकार से प्रोफेशन बताना है। तो सेकेंड है वर्क्स इन फील्ड, कौन करता है, मिस्टर कशन्या। सो मिस्टर कशन्या, फिर क्या लिख देंगे, वर्क इन फील्ड। तो क्या कहलाएं, जो वर्क फील्ड में काम करता है। तो फील्ड यानी कि होता है खेत, मतलब फार्मर। तो ही इज़ अ फार्मर। देन थर्ड क्या जाएगा आपका, थर्ड में कौन है, मिस्टर अशोक। तो मिस्टर अशोक सिंग सॉन्ग, जो गाना गाता है वो सिंगर। फिर क्या है आपका मिस्टर, इसके बाद कौन आएगा, मिस्टर अलका, मिसेस अलका। सो मिसेस अलका ट्रीट 6 पीपल, यानी कि जो बीमार व्यक्तियों की दवा करे। तो क्या हो जाएगी, डॉक्टर। इस प्रकार आपको पूरा रख देना है 10 पॉइंट। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट का 15 है। यहाँ पर आपकी संस्कृत में नाम लिखे हैं, उसे आपको संख्या में और फिर संस्कृत संख्या में लिखना है। तो यहाँ पर है आपका व्यंजनम, पंखा, संख्या है 3, संस्कृत में जाएगा त्रिणी। चस्का, गिलास। तो आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संख्या की संस्कृत शब्दों में लिखिए। तो गिलास आपके घर में कितनी है, गिन लो, नहीं पता तो सीधे लिख दो 5 या 10, और संस्कृत में पंचम। मोबाइल कितने हैं, 2, द्वि। दूरदर्शन टीवी 1, एकम। कुर्सी हैं 6 तो षष्ठ। छात्रम 2 तो द्वि। घड़ा है 3 तो त्रिणी, है ना। पुस्तक 10 तो दशः। साइकिल 2 तो द्वि। गेंद 3 तो त्रिणी। कमरा है 8 तो अष्ट। इसके बाद निर्देशानुसार संख्या अंकेशु से शब्द संस्कृत शब्देशु लिखित। तो 5 को पंच, 2 को द्वि कहते हैं, 3 को त्रिणी, 4 को चत्वारी, 7 को सप्त, 8 को 8, एकम को 1, 6 को षष्ठः, 9 को नव, 10 को दशः। इसके बाद आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कितने 3 श्लोक लिखने हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद हो। तो जो भी आपको अच्छे से याद हो वो लिख दीजिएगा। कोई याद नहीं है तो आप इन्हें भी तैयार कर सकते हो, या फिर कोई और आसान आप ढूंढ के उसे तैयार करके लिख सकते हो। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि परिवार के सदस्यों से बातचीत करके हुए पता कीजिए कि वे तालिका में दिए हुए काम को करते हुए गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं। तो खाना बनाते समय मापन की समझ का उपयोग करते हैं। झाड़ू पोंछा लगाते समय तो ज्यामितीय अवधारणा का उपयोग करते हैं। बर्तन साफ करते समय तो ये ज्यामिति आ जाएगा। लौकी छीलते समय रेखीय। इस प्रकार 5वें का उत्तर लिख सकते हैं, 6वें का और 7वें का। 8वें का लिख सकते हैं, 9वें का और फिर 10वें का। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है।
ठीक है। इसके बाद आपका 17वां प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तारीख के अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखें एवं चित्र चिपकाएं। तो पेड़ पौधे हमारे आसपास कौन कौन से पाए जाते हैं? मक्का यानी कि भुट्टा, ज्वार, गन्ना, है ना, घास, आम, पीपल, बरगद, पालक, जामुन, नीम, ये आप लिख सकते हैं। अभी बताना है कि ये शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है। तो मक्का झाड़ी है, झाड़ी आप कह सकते हैं, जैसे कि ज्वार है ना, गेहूँ झाड़ी हो जाती है। तो पेड़ वृक्ष काफ़ी बड़ा, और फिर झाड़ी। तो मक्का आपका झाड़ी है। जड़ का प्रकार रेशेदार, समांतर सिरा विन्यास, चित्र स्वयं बनाएंगे आप यहाँ पर, है ना, तो बना लीजिएगा आप छोटा सा चित्र मक्के का, झाड़ी बना दीजिएगा। ज्वार भी झाड़ी है, यानी कि झाड़ी, देखो झाड़ी और जो आपकी शाख है वो लगभग एक जैसी होती हैं, पर समझो शाख जो है उसका तना मुलायम होता है, बड़े जल्दी टूट जाएगा, और झाड़ी का तना जो लकड़ी का होता है थोड़ा कठोर होता है, बस ये अंतर है, ठीक है। फिर गन्ना, झाड़ी, ये सब सेम रहेगा, रेशेदार, जड़, समांतर सिरा विन्यास। इसमें भी सेम, इसमें भी आप देख सकते हैं आम वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, बरगद वृक्ष है, बड़े साइज़ के होते हैं। फिर बा है, चित्र का नाम लिखना है, तो ये है चित्र पुंकेश्वर के भाग। परागकोश ये है, फिर ये है आपका तंतु, ये है केसर के भाग, वर्तिका, वर्तिकाएँ, अंडाश, अंडाशय की आंतरिक संरचना, और बीजांड। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट का 18 है। यहाँ पर शहर का नाम, जनसंख्या दी गई है, आपको ग्राफ बनाना है। तो छात्रों, इस प्रकार आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर वाई एक्स अक्ष, यहाँ पर एक्स अक्ष, एक्स अक्ष में आपको शहरों के नाम, और वाई अक्ष में आपको कितनी पॉपुलेशन है वो। तो रीवा में है आपकी 23,65,000। तो यहाँ पर आपको 20 और 30 के बीच में से इंडिकेट करना है ना। भोपाल की है आपकी 23 लाख, तो 71,000, तो थोड़ा ऊपर इसे इसकी 78,000 है, 7,000 ज़्यादा, तो इससे थोड़ा ऊपर इसे। इसकी 24 लाख है, तो इसे थोड़ा और ऊपर, और फिर इसकी 32 लाख है, तो इसे 30 और 40 लाख, 30 लाख से थोड़ा ऊपर, यानी कि यहाँ पर जैसे हमने दर्शाया है 32 आपको दर्शाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट का 19 से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि किसी 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र चिपकाना है और उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आप लक्ष्मीबाई का चित्र चिपका दीजिएगा, टॉपिक डालिएगा रानी लक्ष्मीबाई, और इस प्रकार आपको लिखना है कि रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 मराठी परिवार में हुआ था। वह देशभक्ति, बहादुरी, सम्मान का प्रतीक है। मराठा झांसी राज्य की रानी 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति की प्राप्त हुई। फिर दूसरा चित्र चिपका दीजिएगा आप महात्मा गांधी का। यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी के हृदय में देश प्रेम और देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, उन्होंने स्वयं को देश सेवा तथा देश को स्वतंत्र करने के लिए समर्पित कर दिया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनका परलोक सिधार गए। फिर चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखा गया है, पाउच करके बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा इसे, है ना। तो ये 3 नाम हो चुके हैं। आप हमने पहले प्रोजेक्ट काम में जो देखा था आपने किया है ना, इससे पहले उसमें एक और नाम मिल जाएगा जवाहरलाल नेहरू, उसे भी आप लिख सकते हैं, है ना, और उसके बारे में आप बता दीजिएगा। ओके। फिर आपका 20वां प्रोजेक्ट कार्य जो है, यहाँ पर आपको अपनी स्व अध्ययन की साप्ताहिक योजना बनाकर दिए टेबल में भरना है। अपने कौन से दिन आप कौन से एक्सरसाइज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, तो ये बेहतर रहेगा आप खुद से लिखिए, है ना, कि आप कौन से दिन में क्या पढ़े हो, इसका आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। बाकी आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं आपको कैसे लिखना है। बाकी जैसे कि यहाँ पर मंडे लिखा है मैथ का लेसन 1, तो आपने मंडे में मैथ्स का कौन सा लेसन पढ़ा, 5वां, 6वां, 7वां, कौन सी एक्सरसाइज पढ़ी 6वीं की, पहली, दूसरी, तीसरी, आप लिख सकते हैं। साइंस में लेसन 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यदि आपने साइंस में 5वां लेसन पढ़ा तो 5 लिख दीजिएगा, है ना, इस प्रकार आपको लिखना है। जैसे ट्यूसडे में लेसन 1, मान लो आपने 10 पढ़ा है तो 10 लिख दीजिएगा, 11 पढ़ा है तो 11, 2 पढ़ा है तो 2, इस प्रकार से। फिर राइट योर डेली रूटीन इन 10 सेंटेंस, हट इसकी। तो ये चार्ट 3 दिनों का है। इस प्रकार से आप बैठने के बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का, फिर संडे का भी लिख लीजिएगा, ऐसे ही कॉलम बना के, है ना, क्योंकि ये 3 दिन का ही है। फिर दिनचर्या के बारे में 10 वाक्य लिखिए, तो आप अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपकी खुद की दिनचर्या होगी, उसे भी आप डाल सकते हैं।
ओके, जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट, मैं 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद नॉर्मल ब्रश मंजन करता हूँ, 7 बजे मैं स्कूल के लिए बस पकड़ता हूँ। फिर अटेंड बस नहीं पकड़ते हैं तो आप इसे काट सकते हैं। फिर आई अटेंड द मॉर्निंग असेंबली एट स्कूल, मैं सुबह की पीरियड अटेंड करता हूँ स्कूल में। आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस, मैं अपने चेहरे और फेस को धोता हूँ। आई डू माई होमवर्क इन मॉर्निंग, मैं सुबह अपना होमवर्क करता हूँ। आई टेक माई डिनर टू गो टू बेड एट 9 o'clock, मैं अपना 9 बजे से पहले अपना डिनर करता हूँ, रात का खाना, और फिर सोने को जाता हूँ। आई रीच स्कूल टाइम, मैं स्कूल टाइम में पहुँचता हूँ। फिर लिख सकते हैं आई रिटर्न होम बाई 7 PM, मैं 7 बजे लौट के आता हूँ। मान लो आप 4 बजे लौट के आते हैं तो लिख दीजिएगा 4, 4:30 में आते हैं लिख दीजिएगा 4:30। फिर आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock, 10 बजे स्कूल जाता हूँ 10, और यदि 11 में आते हैं तो 11 लिख सकते हो। और लिख सकते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ठीक है, 10 लिख दीजिएगा आप कोई भी। इसके बाद आपको 21वां जो है प्रोजेक्ट कार्य, यहाँ पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल के 5 वाक्य लिखने हैं। तो वर्तमान काल का ये आ जाएगा राम पुस्तक पढ़ता है, उसी का भूतकाल आ जाएगा राम पुस्तक अपठ्यत, राम पुस्तक हम पढ़ती यानी कि पढ़ता है और पढ़ चुका है भूतकाल में, यानी कि राम पुस्तक अपठ्यत। और फिर पढ़ेगा मतलब रामा पाठम स्मरयति, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। फिर प्रोजेक्ट कार्य 22 में आपको कारक विभक्ति चिन्ह लिखने हैं। ठीक है, संस्कृत में कितने कारक होते हैं, कितने चिन्ह होते हैं लिखने, तो आपके सामने है, आप लिख दीजिएगा। फिर आपका 23वां प्रोजेक्ट कार्ड में आपको क्वेश्चन है, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल की बिजली के बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़े को तालिका में भरें तथा विश्लेषण करें। तो देखो, यदि आपके पास सारे के सारे पिछले 12 महीने के बिल हैं तो अच्छी बात है, उन्हें आप लिख सकते हैं। यदि आपके पास पिछले 12 महीने के बिल नहीं हैं तो जितने महीने के बिल हों उन्हें, या फिर एक भी नहीं है तो इस प्रकार हमने लिखा है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। जनवरी माह में मान लो 75 यूनिट बिल आया तो विद्युत बिल राशि 89 रुपये। वैसे तो एमपी में 100 यूनिट के बिल में 100 बिल ही आता है, तो यहाँ पर आप 75 में 75 लिखिएगा तो या वो भी सही रहेगा, है ना। फिर फरवरी में 90 यूनिट तो 98 रुपये, 95 यूनिट में 98 रुपये, 110 यूनिट में 170 रुपये, फिर 252 यूनिट में 576, जून में 205, 421, 148, 298, अगस्त में इतना यूनिट आया 138 तो रुपये बने 287, सितंबर में 105 यूनिट आया तो रुपये बने 120, अक्टूबर में 88 यूनिट आया तो 98 रुपये बने, नवंबर में 78 यूनिट आया तो 96 रुपये बने, और दिसंबर में 76 यूनिट आया तो 94 रुपये का बिल आया। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर किस किस माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यवहार वाले तथा किस महीने में ऊर्जा बिल कम व्यवहार वाले हैं, तो कब ज़्यादा आया कब कम आया ये आपको बताना है। इसमें आपका उत्तर लिखा है, सेकेंड उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह पता लगाने की कोशिश करें कि किन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक है, ये आप लिख दीजिएगा। ये तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आप देख सकते हैं। ये चौथे क्वेश्चन का उत्तर, ये आपका 5वां क्वेश्चन है उसका उत्तर। एंड 6वां क्वेश्चन है, ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। तो ये पोस्टर आप बना लीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह ऊर्जा है ज़रूरी, है ना। इस प्रकार आप बनाइएगा और सेंटेंस लिख दीजिएगा, बिजली का उपयोग कम करें, ऊर्जा बचाने वाले बल्ब का प्रयोग करें, प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें, घर को प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित करें, LED बल्ब का प्रयोग करें, इस प्रकार लिख दीजिएगा। और फिर हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट, यहाँ पर 24वां प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक मैप है और मैप में क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ, तो यमुना, महानदी, सोन नदी, कोसी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी। फिर नागपुर का पठार किस देश के किस भाग में है, तो इसका आंसर चौथा उत्तर और 5वां उत्तर आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपका 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां उत्तर आपके सामने है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट मैप है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका, भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा व कावेरी नदी की प्रवेश क्षेत्र को दर्शाइए। तो इस प्रकार से आपको मैप बनाना होगा और प्रवाह क्षेत्र आप दर्शा दीजिएगा, है ना। जैसे कि आप मैप बना लीजिएगा और फिर आपको इस पॉइंट में पहले तो आप इंडिया का जैसा मैप बनता है इंडिया का मैप बना लो, फिर यहाँ पर बस लिख दीजिए गंगा, इस प्रकार से प्रवाह क्षेत्र बनाइए, और फिर बनाइए यमुना और इस प्रकार से प्रवाह क्षेत्र बनाइए। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से शुरू होके यहाँ, ओके, बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद है आपका 25वां और आखिरी प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं।
इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। ये खसरा 5 है। यहाँ पर क्षेत्र लिखा है हेक्टर में, यानी कि ज़मीन कुल कितनी है। ज़मीन मालिक का नाम, पिता, पति का नाम और पता। ज़मीन का मालिक कौन है, उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है या फिर पति का नाम क्या है और उसका पता क्या है। फिर यदि बटाई पर दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, तो नहीं, है तो हाँ, फसल में सोयाबीन, क्षेत्र में इतना, अन्य फसलें इतना। ये आपको एक ब्यौरा दिया है ना। तो इसके अनुसार आपका क्वेश्चन है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आएगा यदि आप देखें तो, रघुराम बलद रतन लाल। फिर रघु मोहन की ज़मीन के बीच किसी सीमा पर निशान लगाइए, तो ये याद आएगा। फिर गाँव में खेत संख्या 3 में कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो मध्य प्रदेश सरकार घास का मैदान, तो ये मध्य प्रदेश सरकार आ जाएगा उत्तर। फिर खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती हैं, तो कुआं, चारागाह, पेड़ आदि, ये आपका उत्तर रहेगा। तो आप सभी छात्रों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनका वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।